एपिसोड 7, पेशकश मीरे कारवां। इधर कोंगा ने कश्ती पर हाथ डाला, उधर मैंने पीछे से उसका एक पैर पकड़ लिया और उसे पीछे खींचने लगा। कोंगा कश्ती को छोड़कर बड़ी तेजी से मेरी तरफ पलटी। पानी में उसकी ये कलाबाजी हैरत अंगेज थी। वो मेरे ऊपर आ रही और दोनों हाथों से मेरे बाल पकड़कर सर को पानी में दबाने लगी। मैं बड़ी फुर्ती से अपने आप को पानी से बाहर निकाला था और मेरे और कोंगा के बीच में एक मर्तबा फिर मार का आराई शुरू हो गई थी। कभी वो मुझे पानी में दबा देती और कभी मैं उसे, लेकिन बिलाहिर वो पूरी तरह मेरी गिरफ्त में आ गई। मैं उसे पानी में गोते देने लगा। आखिरी मर्तबा मैंने उसका सर पानी में डुबोया तो फिर नहीं उठने दिया। वो पानी में बुरी तरह मचल रही थी, लेकिन मैंने उसे उस वक्त तक नहीं छोड़ा जब तक वो बेहिस्सो हरकत नहीं हो गई। मैं उसे बालों से पकड़कर पानी से खींचता हुआ किनारे पर ले आया और उसकी लाश पानी से निकालकर झाड़ियों में डाल दी। मुझे एतराफ है कि इस तरह किसी औरत को मौत की घाट उतारना कोई बहादुरी नहीं, लेकिन अगर मैं उसका लिहाज करता तो वो मेरा यही हशर करती। मैं चंद लम्हे तो किनारे पर बैठा रहा, फिर पानी में उतरकर कश्ती के करीब आ गया। ये कश्ती दरख्त के बहुत बड़े खोखले तने को काट कर बनाई गई थी और इसमें 3-4 आदमियों के बैठने की गुंजाइश थी। कश्ती के अंदर चप्पू भी रखे हुए थे। मैंने कश्ती में बैठकर चप्पू संभाल लिए और उसे तेजी से गहरे पानी की तरफ खेलने लगा। तारीकी में कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। आज का दिन चूंकि मैंने वो जजीरा देखा था, इसलिए महज अंदाजे की बना पर कश्ती का रुख उसी तरफ रखे हुए था। मुझे कश्ती रानी का तजर्बा भी नहीं था। हो सकता है जिंदगी में कभी शौकिया तौर पर कश्ती चलाई हो, लेकिन ये कश्ती तो बहुत ही मुख्तलिफ थी। दरख्त का खोखला तना जिसका तवाजन बरकरार रखना भी मुश्किल हो रहा था। कई मरतबा तो कश्ती उलटते उलटते बची थी, लेकिन मैं नताइज की परवाह किए बगैर तेजी से चप्पू चलाता रहा। 1 घंटे के बाद तारीकी में मुझे जजीरे का ह्योला दिखाई देने लगा, लेकिन अब भी वो बहुत दूर था और मेरा ख्याल था कि मुझे वहां तक पहुंचने में कम से कम 1 घंटा और लगता। झील की सतह पुरसकून थी। मुझे कश्ती चलाने में कोई दुश्वारी पेश नहीं आ रही थी कि अचानक हवा का रुख बदल गया और उसमें तेजी आती चली गई। पहले तो हवा पीछे से मुझे धकेल रही थी, लेकिन अब सामने से मेरी मुखालिफ पर उतर आई थी। तेज हवा की वजह से झील की पुरसकून सतह पर तेज लहरें उठने लगी। हवा जैसे जैसे तेज हो रही थी, लहरों की तुंदी भी बढ़ रही थी और फिर वो हुआ जिसका मुझे वहमो गुमान भी नहीं था। झील में उड़ती हुई लहरें भंवर की सूरत इख्तियार करने लगी। कश्ती के आसपास झील का पानी दायरे में घूमने लगा और ये सूरत हाल मेरे लिए बिल्कुल ही गैर मुतवक्का थी। मैंने कश्ती को गर्दिश करती हुई लहरों से निकालने की कोशिश करने लगा, लेकिन भंवर खौफनाक सूरत इख्तियार करता गया। कश्ती बहुत तेजी से भंवर के गिर्द गर्दिश कर रही थी। चप्पू मेरे हाथ से छूट गए। एक चप्पू तो कश्ती के अंदर गिरा था और दूसरा बाहर, जो देखते लहरों में गायब हो गया। मैंने दोनों हाथों से कश्ती के किनारों को पकड़ रखा था और कश्ती में बुरी तरह घूम रही थी। कश्ती उलट गई। मैं पानी में गिर चुका था, लेकिन मैंने अपने हवास बहाल रखे और कश्ती के किनारों को हाथों से नहीं छोड़ा। मुझे यूं लग रहा था जैसे कोई नादीदा कुव्वत मुझे पानी के अंदर की तरफ नीचे की तरफ खींच रही है। मुझे 1-2 गोते भी आए, लेकिन मैंने कश्ती के किनारे पर मजबूती से हाथ जुमाए रखे और कश्ती को नहीं छोड़ा। अचानक मुझे यूं लगा जिस मेरे आस पास 2 नादीदा कुव्वतों में जंग हो रही हो। मैंने आंखें खोल दी। तारीकी में कुछ नजर नहीं आ रहा था, लेकिन ये एहसास बहुत ही कवी था कि मेरे आसपास किसी किस्म की जंग हो रही थी। फुंकारें और खुराहटें मेरी समाज से टकरा रही थी। मैं बहुत वाज़ेह तौर पर यह भी महसूस कर रहा था कि आपस में बरसरे पेकार इन नादीदा कुव्वतों में से एक मेरी मदद करना चाहती थी, जबकि दूसरी मेरी गरकाबी पर तुली हुई थी। इन पुरस्कार कुव्वतों में नादीदा जंग देर तक जारी रही और बिलाहिर भंवर का जोर टूट गया। हवा थम गई और झील की सतह भी बदतरीज पुरसकून होती चलेगी। मैं उछलकर कश्ती में आ गया और तारीकी में चारों तरफ घूरने लगा। मैं उस जगह से बहुत पीछे आ गया था जहां भंवर में फंसा था। मैंने कश्ती में पड़ा हुआ चप्पू उठा लिया और उसे दोनों हाथों में पकड़कर तेजी से पानी को पीछे धकेलने लगा। दूसरे चप्पू का तो कहीं नामो निशान भी नजर नहीं आ रहा था। मैं एक ही चप्पू से काम ले रहा था। कभी दाएं तरफ से पानी को पीछे धकेलता और कभी बाएं तरफ से, और हैरत अंगेज तौर पर कश्ती तेज रफ्तारी से आगे बढ़ रही थी और पानी भी बड़ी तेजी से पीछे धकेल रही थी। जजीरा अब वाज़ेह होता जा रहा था। कश्ती बहुत ही तेजी से जजीरे के करीब पहुंच रही थी। मैंने हाथ रोक लिए। जजीरे का साहिल चंद गज के फासले पर था और कश्ती हमवार रफ्तार से उसकी तरफ बढ़ रही थी, जबकि मैं बड़ी ही मुख्तात नजरों से साहिल की तरफ देख रहा था।
बहुत ही बुलंद और गुंजान दरख्त थे और जो तेज हवा से बदरूहों की तरह झूमते हुए दिखाई दे रहे थे। तेज हवा और दरख्तों की शाहों के टकराव से पैदा होने वाली आवाजें दिल पर वहशत सी तारी कर रही थी। मुझे कुछ अंदाजा नहीं था कि ये जजीरा कितना बड़ा है और वो लोग कहाँ और किस तरफ हो सकते हैं। मैंने इधर उधर देखते हुए कश्ती को एक तरफ खेना शुरू कर दिया। कश्ती साहिल की झाड़ियों से टकराकर रुक गई। मैंने नीचे उतरकर रस्सी झाड़ियों से बांध दी और मुख्तात अंदाज में ऊपर की तरफ चलने लगा। मैं दरख्तों में तकरीबन निस्फ मील दूर तक चला गया। ये जजीरा किसी बड़े टीले की तरह था, जैसे कोई प्याला ऊंधा करके रख दिया गया हो। यहाँ पर दरख्तों की बहुतात थी और बाज जगहों पर तो दरख्त और कदादम झाड़ियां इस कदर गुंजान थी कि चलना भी मुश्किल हो रहा था। मैं एक जगह रुक गया और चारों तरफ देखने लगा। चारों तरफ गहरी तारीकी थी। मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि मैं किस तरफ जाऊं, उन लोगों को कहां तलाश करूं। मैंने आंखें बंद कर ली और खड़े खड़े मुराकबे की कैफियत में चला गया। ऐसे मौकों पर मुझे मुराकबे से ही रहनुमाई मिल जाती थी और इस वक्त लेकिन मुझे मायूसी नहीं हुई थी। चंद मिनट के बाद मैंने आंखें खोली तो तारीकी छट गई थी, बल्कि यूं कहना बेहतर होगा कि मेरी आंखों में वो कुव्वत उभर आई थी जो बिल्ली की तरह अंधेरे में देखने की सलाहियत अता करती है। मैं इस हैरत अंगेज तजर्बे से पहले भी 1-2 मरतबा गुजर चुका हूँ। मैंने एक बार इधर उधर फिर देखा और फिर एक तरफ नशेब में उतरने लगा। अब मुझे रास्ता साफ नजर आ रहा था और चलने में कोई दुश्वारी भी पेश नहीं आ रही थी। अचानक मैं रुक गया। सामने तकरीबन 100 गज दूर दरख्तों में एक जगह रोशनी दिखाई दे रही थी। मैं चलने में उस तरफ देखता रहा और फिर मुख्तात अंदाज में आगे बढ़ने लगा। दरख्तों के दरमियान में एक खुला सा मैदान था जहाँ हवेली नुमा एक इमारत नजर आ रही थी और उसके फाटक के सामने एक मशल भी जल रही थी। मैं एक बार फिर आगे बढ़ने लगा। इमारत के आसपास कोई जीरो दिखाई नहीं दे रहा था। मैंने फाटक खोलने की कोशिश की लेकिन वो अंदर से बंद था। आसपास कोई ऐसी जगह नजर नहीं आ रही थी जहाँ से अंदर दाखिल हुआ जा सकता। दीवारें भी बहुत ऊंची थी जिस पर चढ़ना नामुमकिन तो नहीं लेकिन मुश्किल जरूर था। मैं दीवार के साथ साथ चलने लगा। मुझे यकीन था कि कहीं न कहीं से अंदर दाखिल होने का रास्ता जरूर मिल जाएगा कि दीवार के साथ साथ दूर तक कद आदम झाड़ियां फैली हुई थी। इन झाड़ियों में सांप, बिच्छू और दीगर जहरीले हशरातुल अर्ज रेंगते हुए साफ नजर आ रहे थे, लेकिन मुझे उनसे कोई खतरा नहीं था। लेकिन मैं फिर भी उनसे बचकर चलता रहा। बिलाहिर एक जगह रुक गया। दीवार में एक दरवाजा नजर आया। वो दरवाजा खिड़की से ज्यादा बड़ा नहीं था। हाथ के मामूली से दबाव से दरवाजा खुल गया। मैं अंदर दाखिल हो गया। दूसरी तरफ भी कदआदम झाड़ियां ही थी। मैं वहां रुककर मुख्तालिफ निगाहों से इधर उधर देखने लगा। तकरीबन 50 गज आगे वो इमारत थी जिसके आगे बरामदे की तरह का साइबान बना हुआ था और वहां एक मशल जल रही थी। हर तरफ सन्नाटा था। झींगरों के सिवा किसी भी किस्म की कोई आवाज सुनाई नहीं दे रही थी। मैं अपने आप में एक अजीब सी कैफियत महसूस कर रहा था। एक अजीब सा एहसास था जिसे मेरे अंदर बेचैनी सी पैदा कर दी थी। मैं झाड़ियों से निकलकर दबे कदमों चलता हुआ बरामदे में पहुंच गया। दरवाजा खुला हुआ था और मुझे अंदर दाखिल होने में कोई दुश्वारी पेश नहीं आई थी। मेरे दिमाग में सनसनाहट सी हो रही थी। मैं जैसे जैसे आगे बढ़ रहा था मेरे दिल की धड़कन तेज होती जा रही थी। वही राहदारियां, हर राहदारी के मोड़ पर जड़ती हुई मशल और वही मेहराबी दरवाजे। फर्क सिर्फ इतना था कि इस हवेली में हर राहदारी के मोड़ पर एक नेजा बरदार औरत भी खड़ी नजर आई थी, मगर यहाँ कोई नहीं था। क्या ये वही हवेली थी जहां पाला मुझे लेकर गई थी और काशी से तवील मुलाकात हुई थी? मेरा तो दिमाग ही काम नहीं कर रहा था। वो हवेली बस्ती के करीब झील के किनारे पर वाक़या थी और यहाँ आने के लिए तो मुझे झील के पानी में तवील सफर करना पड़ा था। लेकिन वैसा ही नीला दीवार में खिड़की नुमा दरवाजा, साइबान नुमा बरामदा और वैसी ही कुशादा राहदारियां। मैं उस मेहराबी दरवाजे के सामने खड़ा था जिसकी दूसरी तरफ काशी से मुलाकात हुई थी। मैंने भारी दरवाजे पर हाथ रख दिया और उसे आहिस्ता आहिस्ता धकेलने लगा। सन्नाटे में दरवाजे के चिड़चिड़ाने की आवाज बड़ी ही पुरस्कार लग रही थी। मुझे कुछ अंदाजा नहीं था कि दूसरी तरफ किस किस्म की सूरत हाल का सामना करना पड़ेगा। दरवाजा आहिस्ता आहिस्ता खुलता चला गया और मैं अंदर दाखिल हो गया। वो एक बहुत बड़ा कमरा था जो खाली था। ताहम एक तरफ मशल जल रही थी, दाएं तरफ एक कमरे से रोशनी झलक रही थी और मैं आहिस्ता आहिस्ता उस तरफ बढ़ने लगा और फिर अचानक ही जैसे कोई भारी चीज मेरे ऊपर गिरी। मैं बुरी तरह से बदहवास हो गया और अपना तवाज़ुन बरकरार न रख सका और लड़खड़ा कर गिर गया। वो बोझ भी मेरे ऊपर ही गिरा था। वो कोई और चीज नहीं बल्कि एक आदमी था जिसने ऊपर से छलांग लगाई थी। मेरे ऊपर यह हमला अचानक हुआ था और मैं उसके नीचे दब गया, लेकिन मैंने संभलने में देर नहीं लगाई थी। वो मुझे गिरफ्त में लेने की कोशिश कर रहा था और मैंने उसे ऊपर से उछाल दिया और बड़ी तेजी से उठकर खड़ा हो गया। लेकिन ठीक उसी वक्त एक और आदमी ने ऊपर से मेरे ऊपर छलांग लगा दी और मैं एक बार फिर अपना तवाज़ुन खो बैठा। वो दोनों मुझसे गुत्थम गुत्था हो गए।
मैं अपने आप को छुड़ाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन कामयाब नहीं हो सका। दोनों ने मुझे बगलों में डालकर बड़ी सख्ती से अपनी गिरफ्त में ले रखा था। उस वक्त सामने वाले कमरे का दरवाजा खुला और उसके साथ ही मेरी मुज़ाहमत रुक गई। दरवाजे के एहन सामने कमरे में पलंग पर धन्नो पुष्ट के बल पड़ी हुई थी। उसके दोनों हाथ दाएं बाएं पलंग की पट्टियों के साथ बंधे हुए थे और पैरों में साथ भी यही सूरत हाल थी। उसका लिबास तार तार हो रहा था और बेशतर जिस्म बरहना था। उसके चेहरे, सीने और पेट पर हराशों के साफ निशान नजर आ रहे थे। उसकी आंखों में बेपनाह वहशत थी। धन्नो को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता था कि उसे बदतरीन तशद्दुद का निशाना बनाया गया था। पलंग के करीब ही कुर्सी नुमा चबूतरे पर शिवाक बैठा हुआ था और उसकी आंखें कुछ पहले से भी ज्यादा छोटी लग रही थी। बेपनाह कमीनगी उसके चेहरे पर बरस रही थी। वो मुझे देखकर उठ खड़ा हो गया। उसके होंठों पर बड़ी ही मकरूसी मुस्कुराहट आ गई थी। धन्नो ने भी मुझे देख लिया था। बेपनाह कर्ब के बावजूद मुझे अपने सामने पाकर उसके चेहरे पर रौनक सी आ गई थी और उसकी आंखों में वहशत की जगह चमकने ले ली थी। मार डालो इनको हिम्मत सिंह, इन्होंने मुझे बहुत मारा है। वो चीख उठी। वो शायद उठने की कोशिश भी कर रही थी, मगर उसके हाथ पैर बंधे हुए थे और महज किस्मसा कर रह गई। हिम्मत सिंह, शिवाग ने कहका लगाया, वो तो खुद इस वक्त बेहिम्मत हो रहा है। तुम्हें क्या बचाएगा और हमें क्या मारेगा। वो कमरे से बाहर आ गया। मेरे साथ खड़े होकर चंद लम्हे मेरी तरफ देखता रहा, फिर मेरे पेट पर जोरदार घोंसा मारा। उसका घोंसा मुझे किसी हथौड़े की तरह लगा था। मैं बिलबिला उठा। उन दोनों ने मुझे बगलों में हाथ डालकर मजबूती से गिरफ्त में ले रखा था। मैं अपनी जगह से हरकत भी नहीं कर सका। शिवांग ने दूसरा घोंसा मारा। ये पहले से भी ज्यादा ताकतवर था, लेकिन तीसरा घोंसा मारा तो वो एकदम पीछे हटकर अपने ही हाथ को बुरी तरह से झटकने लगा। वो दूसरे हाथ से उस हाथ की उंगलियां सहलाते हुए वहशतज़दा सी नजरों से मेरी तरफ देख रहा था। मेरे पेट के मसल्स पत्थर की तरह सख्त हो चुके थे। वो चंद लम्हे मेरी तरफ देखता रहा और फिर पैर दर पैर मेरे पेट पर घोंसे से बरसाने लगा, लेकिन इस बार मुझे कोई तकलीफ नहीं हुई। इसके बरक्स शिवाक बार बार अपना हाथ झटक रहा था। अब मेरी बारी है शिवाक, मैंने मुस्कुराते हुए कहा और फिर यल करता हुआ पूरी कुव्वत से अपने आप को ऊपर उठाने लगा। उन दोनों का ख्याल था कि मैं अपने आप को छुड़ाने की कोशिश कर रहा हूँ और मेरे बाजू उनकी गिरफ्त से कुछ और भी ज्यादा मजबूत हो गई। मेरे बाजू पर उनकी गिरफ्त कुछ और भी ज्यादा मजबूत हो गई थी और उनकी यही कार्रवाई मेरे लिए फायदेमंद साबित हुई और उनको मैं अपने ही जिस्म से ऊपर को उठाता चला गया। फिर मैंने उनके दोनों पैर भरपूर कुव्वत से सामने खड़े हुए शिवाक के सीने पर दे मारे। वो बुलबुलाता हुआ लड़खड़ा कर पुष्ट के बल ढेर हो गया। इन दोनों ने मेरे बाजू मोड़ने की कोशिश की थी, लेकिन पैर जमीन पर टिकते ही मैंने अपने आप को दोबारा ऊपर उठाना शुरू कर दिया। वो मुझे संभालने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन अब मैं उनके बस में नहीं रहा था। मैंने अपने आप को पूरी तरह ऊपर उठा लिया था और उनके ऊपर से उल्टी कलाबाजी खाता हुआ उनके पीछे जा गिरा। वो दोनों भी मेरे साथ ही गिरे थे, लेकिन मैं उनसे पहले ही संभल गया। वो दोनों उठकर मेरी तरफ लपके। मैं अपनी जगह से उछला और मेरी डबल फ्लाइंग किक ने उन्हें फिर से ढेर कर दिया। शिवांग मेरी तरफ लपका। उस वक्त मैं भी जमीन पर ही पड़ा था। शिवांग ने मेरे ऊपर छलांग लगाई तो मैंने उसे अपने पैरों पर रोककर पीछे की तरफ उछाल दिया। वो भद की आवाज से गिरा और उसके साथ ही उसके मुंह से एक चीख निकल गई। शिवा के दोनों आदमी एक बार फिर मुझ पर हमलावर हुए और मैं इसके लिए तैयार था। वो जैसे ही करीब पहुंचे, मैंने बड़ी फुर्ती से नीचे बैठ गया। उनमें से एक मुझसे टकरा कर कलाबाजी खाता हुआ दूर जा गिरा और दूसरा मेरी टांग से उलझकर दूर जा गिरा और फिर मैंने उन्हें संभलने का मौका नहीं दिया। मेरी ठोकरें से पूरे कमरे में नाचने पर मजबूर कर रही थी। एक मौके पर उसके दूसरे साथी ने मुझे गिरफ्त में ले लिया। मैं उस शख्स को रगेदता हुआ दीवार तक ले जाने में कामयाब हो गया। इस दौरान में मैंने शिवाक को एक तरफ पड़े हुए नेज़े की तरफ लपकते हुए भी देख लिया था। मैं अपने हरीफ को उठाकर दीवार के साथ खड़ा कर दिया। एक हाथ से मैंने दीवार के साथ दबाए रखा और दूसरे हाथ से उसके चेहरे पर घूंसे बरसाने लगा और फिर अचानक इस शिवाक की धाड़ सुनकर मैं अपने हरीफ को छोड़कर बड़ी तेजी से एक तरफ हट गया। अगर मुझे एक लम्हे को भी ताहीर हो जाती तो शिवाक का नेज़ा मेरी पूंछ में पेवस्त हो चुका होता। शिवाक पूरी कुव्वत से हमलावर हुआ था। नेज़ा दीवार के साथ लगे हुए मेरे हरीफ के सीने को चीरता हुआ कई इंच तक दीवार में भी घुसता चला गया। उस शख्स के मुंह से निकलने वाली चीख बड़ी भयानक थी। शिवाक के चेहरे पर बेपनाह खौफ उभर आया। वो बड़ी वहशतज़दा सी नजरों से अपने ही साथी को देख रहा था जो नेज़े के साथ दीवार में टंग गया था। शिवाक का हाथ अब भी नेज़े के दस्ते पर था। शिवाक ने अपने हाथ नेज़े पर से हटा लिए और अपने दूसरे साथी की तरफ देखते हुए चीखने लगा, हिंग पकड़ो इसे, काट डालो, जिंदा मत छोड़ना। अब तक की सूरत हाल से मुझे ये अंदाजा लगाने में दुश्वारी पेश नहीं आई थी कि हवेली में इन तीनों के सिवा और कोई नहीं था। इनमें से एक खत्म हो चुका था और अब मेरे सामने सिर्फ दो रह गए थे और वो दोनों बड़े ही पुरजोश अंदाजे मेरी तरफ लपक रहे थे। ये बात मैं अच्छी तरह जानता था कि जोश में होश काम नहीं करता। मेरे लिए सूरत हाल से फायदा उठाने का बेहतरीन मौका था और मैंने इस मौके से पूरा फायदा उठाया। वो जैसे ही मेरे करीब पहुंचे, मैंने डबल फ्लाइंग किक से उन्हें ढेर कर दिया और फिर उन्हें संभलने का मौका नहीं दिया।
मैं लातों और घोंसले ने पूरे कमरे में नचाता रहा। एक मौके पर हेंग ने मुझे नीचे गिरा दिया। मैंने बड़ी ही फुर्ती से पितलोन के पांचा उठाकर हंजर निकाल लिया। इस पूरी मुहिम के दौरान मैंने पहली मर्तबा हंजर निकाला था। हेंग मेरे पर छलांग लगा चुका था। मैंने लेटते ही लेटते हंजर वाला हाथ आगे कर दिया और हेंग की खौफनाक चीख गूंज उठी। हंजर उसके सीने में पेवस्त हो चुका था और खून की धार मेरे जिस्म को भी आलूदा कर गई थी। हेंग तड़प कर मेरे ऊपर से एक तरफ लुढ़क गया। मैंने हंजर खींचकर दोबारा उस पर हमला कर दिया। इस मर्तबा भी हंजर दस्ते तक उसके सीने में पेवस्त हो गया था। दौड़ते हुए कदमों की आवाज सुनकर मैं चौंक गया। शिवाग फरार हो रहा था। मैंने हेंग के सीने में पेवस्त हंजर एक झटके से बाहर खींचा और शिवाग के पीछे दौड़ लगा दी। मैं राहदारी में दौड़ते हुए हवेली से बाहर आ गया। शिवाग उस दीवार की तरफ दौड़ रहा था जिसमें वाकई खिड़की नुमा दरवाजे से गुजरकर मैं अंदर आया था। हवेली के बाहर कदादम गुंजान झाड़ियां थी। मेरी आंखों में अगर इस वक्त वो रोशनी मौजूद थी जो तारीकी में देखने की सलाहियत रखती थी, लेकिन शिवाग वो झाड़ियों में गायब हो चुका था। मैं रुक गया। उसका पीछा करना बेकार था और उसके वापस आने की तवक्का भी नहीं थी। अब मैं हवेली में वापस आ गया। इस कमरे में 2 लाशें थीं। एक नेज़े के साथ दीवार पर टंगी हुई थी और दूसरी जमीन पर पड़ी हुई थी। मैं दौड़ता हुआ सामने वाले कमरे में दाखिल हो गया। धन्नो की आंखें एक बार फिर वहशत से भर गई थी, लेकिन मुझे देखकर उसका चेहरा मुस्कुरा उठा। मैंने आगे बढ़कर उसके हाथों और पैरों की रस्सियां काट दी और वो उठकर मुझसे लिपट गई। तुम ठीक तो हो ना? वो मेरे चेहरे को दोनों हाथों में लेते हुए बोली। मैं तो ठीक हूँ, लेकिन तुम? मैंने जुमला अधूरा छोड़ दिया। उसने मेरी पेशानी पर बोसा दिया और एक बार फिर मुझसे लिपट गई। मैंने बड़ी मुश्किल से उसे खुद से अलग किया और इधर उधर देखने लगा। ये वैसा ही कमरा था, बिल्कुल वैसा ही, जहां मैं पहली बार काशी से मुलाकात हुई थी। मेरी समझ में अब भी नहीं आ रहा था कि उस रात की मुलाकात कोई ख्वाब थी या मैं इस वक्त कोई ख्वाब देख रहा हूँ। मैं धन्नो का हाथ पकड़कर उसे खींचता हुआ बाहर ले आया और फिर थोड़ी देर के बाद हम हवेली से निकलकर जजीरे के उस साहिल की तरफ दौड़ रहे थे जहां मैंने कश्ती छोड़ी थी। वहां पहुंचते ही मैं रुक गया। मेरे दिमाग में धमाके से होने लगे। कश्ती गायब थी। इसके साथ ही ये पार्ट अपने इख्तिताम को पहुंचा।